Hello students, we are studying management of natural resources. In the management of natural resources, we have already discussed what is forest, what are its products, what are its uses, why should we conserve forest and wildlife. हमने ये सारा पढ़ा कि हमें फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है, हमें वाटर की क्या ज़रूरत है, वाटर को कंजर्वेशन से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज मैं आपको कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बताऊंगा, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बताऊंगा, वाई टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, पोर्टेबल वाटर, एंड वाटर टेबल। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये टॉपिक्स भी इसमें हैं। कंजर्वेशन क्यों किया जाए, स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, स्टूडेंट्स रोल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा लाइक कर रहे हैं। सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम की बात करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम जो है दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, क्यों फॉसिल फ्यूल बोलते हैं? बिकॉज दे आर मेड ऑफ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। दे आर मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसमें होता क्या है कि the coal and petroleum are called fossil fuels and they are formed under high pressure and temperature when the organic matter in the form of plants and animals are buried under the sedimentary rocks। तो हम ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन के आसपास चेंजेस हुई होंगी। और आज भी आपको पता है कि जो हमारी लाइफ है, बहुत ज़्यादा लाइफ जो समुद्र में पाई जाती है, ब्लू व्हेल जैसी मछलियाँ जो हमारी ओशंस में पाई जाती हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि देयर इज़ ह्यूज लाइफ इन आवर ओशंस। ओशन की लाइफ देखते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि जब वो जानवर मर जाते हैं, जब वो जानवर बुरी जो है अगर कहीं किसी सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे आ जाएं, तो वहाँ पे अंडर जो है उसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वहाँ जैसे सपोज हमारी अर्थ है, फॉरेस्ट है, अर्थ पे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट अगर ब्रीड हो जाए, अगर दब जाए हमारी ज़मीन के नीचे, क्योंकि हो सकता है कि कभी आने वाले टाइम में पहले अर्थक्वेक आया होगा, अर्थक्वेक आने से दो पहाड़ियाँ कोलैप्स होंगी, जो कोलैप्स होने की वजह से उनके नीचे जो है वो अंदर जो है प्लांट्स और जो वुड है वो वहाँ पे रहेगी। तो उसकी वो कारण क्या हो सकता है कि वो सारा का सारा जो है वो अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो दब जाएंगे। अब वहाँ पे जो जब अंदर वो दब जाएंगे तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर और प्रेशर में उनकी डिकम्पोजिशन स्लो ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। और ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन से थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है हज़ारों लाखों साल के बाद दैट ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू ए पेस्ट लाइक सब्सटेंसेस and that paste like substances are eventually converted into petroleum। और पेट्रोलियम से हम ड्रॉ करते हैं डीजल, पेट्रोल, जो है एलपीजी गैस। तो बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपको पता होगा, वैक्स वगैरह जो पेट्रोलियम जेलीज बन जाती हैं, तो वहाँ पे जो है रॉकेट प्रोपेलेंट के लिए जो फ्यूल बनता है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूल जो है विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है इस तरह से, जैसे कोयला जो है, कोयला भी समझो किसका बना हुआ होता है,
प्लांट्स प्रोडक्ट का बना हुआ होता है, और हम कोयले को फिर ज़मीन से माइनिंग करके निकाल सकते हैं। तो कोल जो है इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, लेकिन प्लांट्स जब जो है ज़मीन के नीचे जो है वो दब जाएं और हज़ारों लाखों साल के बाद वो कोयला कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम की बात है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, ओलियम का मतलब होता है आयल, तो इसको पेट्रोलियम को रॉक आयल भी कहते हैं। तो इसी तरह से जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर हमारे समुंदर के नीचे या सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो है दब जाते हैं, क्योंकि ग्रेवल और सैंड जो है उनके ऊपर आने की वजह से ऊपर पानी का प्रेशर होता है, तो वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं तो वो भी एक पानी के प्रेशर की वजह से वहाँ पे नीचे बन जाती हैं, और उस सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जो बरीड हो गए उनमें क्या होता है कि वो अंडर जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो है और हाई प्रेशर में वो डिके होना शुरू हो जाएंगे। डिके होने के बाद जो हज़ारों लाखों साल के बाद वो उनसे जो है जो प्रोडक्ट निकलेगा हम उसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वहाँ वैसे फिर माइनिंग करके या ड्रिलिंग करके रॉक्स के अंदर ड्रिल किया जाता है, वहाँ से जो है वो निकाला जाता है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊँगा कि द पेट्रोलियम रिजर्वर्स ऑन द अर्थ आर लिमिटेड, ये ऐसे एंड दे आर एग्जॉस्टिबल, ठीक है। जो रिजर्वर्स आर लिमिटेड, क्या होता है ये, लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिबल, ये एग्जॉस्टिबल भी होते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एग्जॉस्ट मतलब होता है वे टाइम खत्म हो सकते हैं ये। इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा पेट्रोलियम रिजर्वर्स आर लिमिटेड एंड देयर फॉर्मेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बट देयर एक्सपेंडिचर जो है इनका जो कंजप्शन जो है दे आर बीइंग कंज्यूम्ड एट वेरी हाई रेट। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ बन रही है बहुत आस्ता और खर्च रही है बहुत तेज, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उस पर प्रेशर आएगा और आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखते हैं कि कोयला जो है कितने जो है हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है देखो न्यूक्लियर एनर्जी हम कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है कोयला लगता है। वहाँ आप देखोगे कि जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी जगह पे हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम की बात करेंगे कि देखिए पेट्रोल और डीजल से कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि एक दिन में वर्ल्ड में कितना पेट्रोलियम जो खर्च हो रहा होगा। क्या जिस रेट से ये खर्च हो रहा है, क्या इस रेट से हमारी अर्थ पे बन रहा है पेट्रोलियम? तो ये नहीं बन रहा है। इसीलिए अगर नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसको यूज़ करके ख़त्म कर देना चाहिए या तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमें ये सोच के चलना है कि इसके प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इसके कंजर्वेशन जो है रिलेंटलेस कंजम्पशन ना हो और जुडिशियस यूज हम करेंगे तो ये कोल एंड पेट्रोलियम जो है वी कैन सेव दिस प्रीशियस फ्यूल फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो इसीलिए हम ये हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ पेट्रोलियम शुड बी मिनिमाइज, ठीक है, सो दैट वी कैन सेव दिस फ्यूल फॉर द यूज़ ऑफ नेक्स्ट या कमिंग जनरेशन। तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल और कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आपको मैंने बताया, बनता कैसे है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस भी आपको पता ही है, ये जो है हाउस होल्ड फ्यूल है। हर घर में डीजल या पेट्रोल का यूज़ कहीं ना कहीं से होता है। आजकल देखिए एलपीजी जो है गैसेस हैं, ये कुकिंग जो है गैस के तौर पे हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इसी तरह से इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंजर्वेशन के लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि इनके कंजर्वेशन हो, इनका यूसेज जो है इनकी इतने ज़्यादा कंजप्शन रेट जो है ना हो जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाए। और इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें गाड़ियों पे चलना बंद कर दें, क्या हम खाना बनाना बंद कर दें, ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर हमें इसका कंजर्वेशन करना है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस पेट्रोलियम को यूज़ करना ही बंद कर दो। अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे तो समझो कि प्रेजेंट जनरेशन इसको यूज़ नहीं कर सकेगी। अगर प्रेजेंट जनरेशन नहीं यूज़ करेगी तो फ्यूचर जब करेगी तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। इसका सिर्फ जो आपके माइंड में ये सोच होनी चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका जुडिशियस यूज़ किया जाए।
हमें जैसे सपोज हम अगर लोकल लेवल पे आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आपके पास गाड़ी है तो आपको आप कहीं जाम में फंसे हुए तो आप उसका इंजन स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है कि आपने थोड़ा सा पेट्रोल बचा लिया। इसी तरह से आप जो है आपको अगर यहाँ से जम्मू जाना है तो जम्मू जाने के लिए जो है आप पर्सनल गाड़ी, अगर जैसे एक बस है, पब्लिक बस है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमारा बहुत अच्छा हो तो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है कम करने से क्या होगा कि जैसे सपोज एक बस अगर यहाँ रामबन से जम्मू से जाती है सुबह, तो 40 से लेकर 45 लोगों को लेकर जाती है। तो एक बस का इंजन जो है वो 40-45 लोगों को लेकर जाता है, और इसी तरह से अगर वो 45 लोग अपनी अपनी 45 गाड़ियाँ लेकर जाएंगे तो रोड पे भी रश होगा, और उसमें 45 इंजन जब चलेंगे तो 45 इंजनों का डीजल और पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। और फिर उन अकेले अकेले गाड़ियों जो प्राइवेट गाड़ियों में एसी लगा होगा तो एसी के लिए भी ज़्यादा उनको खर्चा आएगा। तो मैं आपको नटशल में ये बताऊंगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्राइवेट गाड़ी ही भी है तब भी उसका उतना ज़्यादा यूज़ ना करिए जो लॉन्ग ट्रैवल के लिए, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, जिसमें जो हमारे जो लोग हैं सभी लोग जो हैं उसमें अच्छी तरह से सफ़र कर सकें। जैसे रेलवेज़ में देखा जाता है कि रेलवेज़ में भी हमारा अच्छा सफ़र है, तो वहाँ पे सारे लोग जो है रेलवे से जाना पसंद करते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं लेते हैं। इसी तरह से हमारा जो लोकल लेवल पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए, हम इसका रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट के हाथ तक है, आपके हाथ तक क्या है? आपके हाथ तक ये है कि अगर आप किचन में अगर काम करते हो, सब्जियां बना रहे हो, तो ये नहीं है कि आप किचन में सब्जी चला के आप चले गए टीवी देखने और तब तक पीछे से सब्जी भी जल गई और खामोखा गैस भी खत्म जो है एग्जॉस्ट हो गई, मतलब फ्यूल आपका जल गया। इसी तरह से हम ट्रैफिक जाम में हम अपनी गाड़ी को बंद कर सकते हैं। इसी तरह से अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं हम। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब जैसे देखिए हम जो है सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा सोलर बक्स टाइप सोलर कुकर होगा उसमें हम सब्जियां उबालने के लिए काम कर सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और इन ऐसे जो फ्यूल्स हैं उनमें जो है उनको बचाया जाए। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बसेज जो है, देखो दिल्ली में जैसे इलेक्ट्रिक बसेज स्टार्ट किए उन्होंने, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बिजली से चलने वाली बसेज जो है वो फ्यूल नहीं यूज़ करेंगी। अगर फ्यूल नहीं यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होने के साथ साथ हमारा इम्पोर्टेंट फ्यूल भी कंजर्व हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है बहुत सारी अप्रोचेज हैं जिससे हम इनका यूज़ जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा पोल्यूशन भी जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से पोल्यूशन भी न बढ़े। क्योंकि जब भी ये फ्यूल जो पेट्रोलियम के फ्यूल जो है जब ये बर्न होते हैं, दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड ग्रीन हाउस गैसेज विच काज ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं, और उसी ग्लोबल वार्मिंग से और भी बहुत ज़्यादा सारे साइड इफेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि इनका यूज़ जो है थोड़ा कम किया जाए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बच जाए। दिस इज ऑल फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, नाउ आपको मैं बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या होता है कि हम कुछ फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। हॉटस्पॉट्स का मतलब ये है कि जो वहाँ पे उस जंगल में कुछ स्पीशीज ऐसी रह रही हैं जो इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और अगर उनको छेड़ा न जाए तो वो इजीली तरीके से जो है वो क्या कर रही हैं, वो फ्लोरिश कर रही हैं, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स को किया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रिच है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिच है, और उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि उनको पोचिंग और किलिंग से, हंटिंग से बचाया जाए। तो इसीलिए जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए जाते हैं
वहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन करेंगे, उसको कंजर्वेशन करेंगे, और इसी तरह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो भी होंगी उनको रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ बना रहे और इसको डिस्ट्रक्शन जो के चांसेस जो है वो कम हो जाए। तो इसीलिए हम जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इस तरह से कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स में भी जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट्स है, हिमालयन जो है हिमालय में भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, जैसे रेड पांडा है, दूसरे स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वहाँ पे होती हैं उस जंगल के अंदर, और इसलिए उस जंगल को स्पेशली जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नाम दिया जाता है। इस तरह से मैं बताऊंगा कि वाई टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। अगर आपको कोई पूछे कि हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना है, इसीलिए कि देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व इसलिए करना है बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बिकॉज नेचर जो है सबसे बेस्ट है। नेचर ने जो हवा दी थी हमें, क्या वैसी हवा हम आज रख पा रहे हैं? नेचर ने जैसा वाटर दिया है, जैसा जहाँ से पानी निकलता है, क्या वैसा ही एंड तक जब पहुँचता, क्या वैसा ही वो ठीक है? नहीं है। इसी तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नेचर ने हमें जो भी चीज़ दिया है, वातावरण दिया है, इन्वायरमेंट दिया है, जो नेचुरल सोर्सेज जो दिए हैं, एटमॉस्फेयर दिया है, क्लीन क्रिस्टल वाटर दिया है, इनको हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ और बाकी एनिमल्स पे भी जो है इस पर इसका असर पड़ता है। सिंपल सी बात बताऊंगा कि जैसे अगर वाटर की अगर कंजर्वेशन हम नहीं करें और इसका पोल्यूशन को न रोकें तो वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी, और जो पानी जो है हमारा पानी जो है हमारे पास से बहकर जाता है, हम उसमें पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, और वो पोल्यूटेंट्स जाके लास्ट में जब वाटर बॉडीज में बड़े बड़े वाटर बॉडीज में मिलते हैं, वहाँ के जानवर जो है बहुत ज़्यादा जो है लॉस उठाना पड़ता है उन जानवरों को। तो इसीलिए नेचर को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो नेचर को डिस्ट्रॉय होने से रोकना है, इसलिए इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट में हम ये बताएंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट अच्छी तरह से करें। अगर अच्छी तरह से करेंगे तो इनका जो नेचर है, इनका जो केमिकल नेचर है, ये चेंज नहीं होगा, और वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। इसलिए कि हमारी लाइफ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमारी लाइफ के लिए नहीं, बाकी एनिमल्स की लाइफ के लिए भी, इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। पोर्टेबल वाटर्स है, वाटर की देखिए हमारे 70% वाटर है हमारी अर्थ से, और इसमें मैं बताऊंगा 95 और 96% जो वाटर है ओशन में है, वो ह्यूमन बीइंग के यूज़ का है ही नहीं। हम वो पानी ना पी सकते हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज के लोग हैं कुछ, तो वो अगर उसको प्यूरिफाई करके पिए भी तो समझो कि वो बहुत कम पॉपुलेशन है। इसलिए कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो इसके बाद जो वाटर 95-96% ओशन में है, ठीक, इसके बाद जो पानी है तो स्ट्रीम्स, इसके बाद कुछ परसेंटेज जो है 2-3% का पानी जो है वो ग्लेशियर्स में है, ठीक है। वो भी हमारे यूज़ का नहीं, हम उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो बर्फ़ की फॉर्म में है, और वो जो है माउंटेन्स जो हाई पीक माउंटेन पे अवेलेबल है, वो उनसे वो पिघल के वो दरिया बनते हैं। वही दरिया, अब दरिया बनते हैं तो दरिया में भी 1% पानी, 1-1.5% पानी जो है दरिया के काम में। बहुत सारे दरिया आपने देखे होंगे, वो जैसे हमारे पास से गुजरते हैं फिर वो सारे के सारे लास्ट के समुद्र में चले जाते हैं, वो भी पानी हम उसका बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो रेन है, रेन आती है, रेन भी वाटर जो है थोड़ा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बाकी रेन का वाटर भी फ्लड बन के निकल जाता है, उल्टा ही पानी को पोल्यूशन करके चला जाता है। तो फिर देखिए कि हमारे पास कुछ बहुत कम जो है क्वांटिटी में वाटर बचता है, जो हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे वाटर को, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो कभी स्प्रिंग्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, कभी हैंडपम्प की वजह से या ड्रिलिंग मशीन लगा के हम उसको निकालते हैं, तो वो वाटर जो है हमारा पोर्टेबल वाटर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसको, उसके पोल्यूशन के स्तर को कम करना चाहिए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि आजकल जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो प्लेन एरियाज है, वहाँ पे जो पोर्टेबल वाटर हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो रहा है। उसका पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये ज़मीन के अंदर है और हम निकाल के पी रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है कुछ ऐसे मिनरल्स पाए गए हैं, ऐसे जो टॉक्सिक चीज़ें पाई जा रही हैं,
जिसकी वजह से जो है ये हमारे लिए हार्मफुल बन रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास तो नेचर ने पानी बहुत दिया है, लेकिन ऑल द वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड हेंस इट इज़ वेरी माइन्यूट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज in the usable form, and hence we should try to conserve this water so that it can be as it was, जैसा था ये वैसा ही हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमें उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर टेबल क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का लेवल कहाँ तक है हमारे ज़मीन के नीचे तक, उसको वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है, तो सपोज देखिए कि हम ज़मीन को जब नीचे ड्रिल करेंगे, जो है बोरिंग करेंगे, तो लास्ट टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ से पानी नीचे मिलना में स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से पानी मिलता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। वाटर टेबल की जो हाइट है वो बढ़ भी, लेवल राइज भी हो जाती है, लो भी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने हैंडपम्प लगाई, ठीक है, हैंडपम्प पानी खींच रही है तो हमने लगा दी हैंडपम्प, चलो जी इधर से आता जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो हैंडपम्प पे पानी सूख जाता है, इसका मतलब वहाँ का वाटर टेबल की जो लेवल है वो डाउन हो गई। इस तरह दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। एंड लास्टली स्टूडेंट्स का रोल क्या है कंजर्वेशन नेचर रिसोर्सेज का। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स का ही मेन रोल है इस नेचर के रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ाई जाती हैं, स्टूडेंट्स को टीचर टाइम टू टाइम अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि उन्हीं चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करें। इस तरह से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे सपोज घर में ही अगर एक स्टूडेंट है वो ये कह सकता है कि अननेसेसरी हमें बल्ब जगा के नहीं रखना है, अननेसेसरी गैस का इस्तेमाल नहीं करना है। जब गाड़ी लेके जाएंगे आपके पापा, उनको ये देखना है कि जहाँ ट्रैफिक जाम है पापा कुछ टाइम के लिए इंजन बंद कर दीजिए। अननेसेसरी जो है आपने नहीं बोलना है कि चलो जी हम गाड़ी में घूमने चलते हैं। इससे बेटर है कि अगर आप वॉक करके जाओगे तो आपको फिजिकली फिट भी हो जाओगे और अच्छी हवा भी खा पाओगे। इसी तरह से मैं आपको बताऊँगा देयर आर सो मैनी थिंग्स विच ए स्टूडेंट कैन डू टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज जो है अवेलेबल ऑन द अर्थ। इसी तरह से अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट देना चाहिए, जैसे सोलर लाइट्स हैं वगैरह जो है उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमारे पास बक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर्स होते हैं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन का स्तर जो है कम कर सकते हैं। कहीं भी जाएंगे अपने आसपास जो है ओपनली जो है पॉलीथीन वगैरह नहीं फेंकना है, पॉलीथीन का यूज़ अच्छे ढंग से करना है। अगर पॉलीथीन आपके पास घर में उनको स्टोर करके रखें, उनको दोबारा से शॉपकीपर को दे सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके घर में गार्बेज है उसको अननेसेसरी जो है गलत जगह पे ना डंप करिए, वहीं पे करिए ताकि अच्छी तरह से डिस्पोज हो जाए और वो आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं करे, क्योंकि आपकी जो नेचुरल सोर्स हवा है वो साफ रहेगी। तो सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच ए स्टूडेंट कैन डू टू कंजर्व हिज नेचर। इसलिए दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज। इसमें एक शायद टॉपिक है उसको मैं देखूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या हैं। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बारिश का पानी जब आपके पास आ रहा है, आपके खेतों में आ रहा है, उसको ऐसे ही जाने नहीं देना, उसको रोक के रखना, ताकि या तो आप उसको स्टोर करके रखो या तो आपको ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाए। ठीक है, उस तरह से करना चाहिए ताकि उसका फ्लड न बनने दिया जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत पुराने ज़माने की टेक्निक्स, पुराने ज़माने से ही ये टेक्निक्स आती रही हैं। राजस्थान में आकर आप आ जाओगे तो हम बहुत अच्छी चीज़ें टेक्निक्स देखोगे, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में भी रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो की जाती हैं। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जैसे सपोज एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे लोग क्या करते हैं कि अपने खेत में आगे से जो है थोड़ा सा बैरियर बना लेते हैं ताकि पानी यहाँ पे रुक कर यहाँ ही जज़ब हो जाए। इस तरह से पॉन्ड बनाया जाता है। लोगों को छत पे जब बारिश आती है, छत का पानी बारिश से वहाँ पे पाइप लगा के टैंकी में लगाई होती है ताकि बारिश का पानी जितना है टैंकी में स्टोर है, उसके बाद वो सब्जियों को, माल मवेशियों को पानी दे सकें। इस तरह से देयर आर सो मेनी टेक्निक्स विच वी कैन एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज in the last chapter of biology. इसलिए today we have concluded the biology part of our 10th science. Thank you.